हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं, जो प्रत्येक बिंदु जो है आपका एक मतलब 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसीलिए वो पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे भी पूछने की चांस रहता है। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, ये पॉइंट हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या टीचर का हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग पॉइंट को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ साथ इसमें याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मानव में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है। मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये सांस में जो ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है, जैसे एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन कौन पहुँचा के ले जाके देता है। तो देखिए, एक ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो यही जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी मतलब पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम कौन करता है? तो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो देखिए, पाचन की क्रिया हम लोग का मुंह से स्टार्ट होता है। कहाँ से? मुंह से। ठीक है। और देखिए, मुंह से स्टार्ट होता है और पूछेगा कि समाप्त कहाँ से होती है, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। तो देखिए, पाचन की क्रिया, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होता है और अंत आपका छोटी आंत से हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है क्या है कि वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वयस्क मनुष्य की दांतों की संख्या 32 है। ठीक है। कितना है? 32 है। और दूध के दांतों की संख्या कितना है? 20 है। मतलब जैसे बचपन में, जैसे पहली बार, जैसे बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुए तो उस समय जो दांत निकलता है, तो उस समय 20 दांत होता है। तो देखिए, अपने जीवन काल में कितनी बार दांत निकलता है? 2 बार। देखिए, तीसरा बार कभी भी नहीं निकलता है। ठीक है। इसलिए अगर पूछेगा कि पूरे जीवन काल में कितने बार दांत निकलता है, तो आपका हो जाएगा क्या बार? 2 बार। ठीक है। और ये भी पूछेगा कि आपके पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो देखिए 32 और आपका 20, तो कितना हो जाएगा आपका? 52। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम क्या है। तो क्या हो जाएगा? इमाइलेज। क्या है? इमाइलेज। ठीक है। ये कहाँ? ये लार में पाया जाता है। जैसे लार कहाँ? मुंह में। ठीक। तो मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से क्या है? इमाइलेज। ठीक है। तो इमाइलेज कहाँ काम क्या है? यह पचाने में सहायता करता है। ठीक है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल का नाम क्या है। तो आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय का मतलब क्या है कि पेट, जो मनुष्य में पेट है, वो तो पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही है जो है ना, मतलब भोजन को क्या कर देता है, इतना ये खतरनाक अम्ल है कि भोजन को पूरे तोड़ देता है, जिससे क्या हो सके, उसकी पाचन की क्रिया आसानी से हो सके। और उसमें जो भोजन में कुछ विषैली पदार्थ होता है हानिकारक, उसे भी क्या कर देता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे नष्ट कर देता है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या है कि वसा के पाचन में सहायक होता है। तो देखिए, वसा के पाचन में सहायक क्या हो जाता है? पित्तरस। तो पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो देखिए, पित्तरस निकलता है आपका लीवर से। ठीक। और लीवर से निकलता है, उसके बाद पित्ताशय में जमा रहता है। जब जब भोजन को ज़रूरत होती है, मतलब वसा को पचाने की ज़रूरत होती है, तो पित्ताशय से निकल करके भोजन में मिल जाता है और वसा को पचाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि प्रोटीन को पचाने वाला, तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है आपका? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। ठीक है। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? पेप्सिन। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो छोटी आंत का मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का अवशोषण। मतलब जो अभी हम आगे मतलब इससे पहले बताए कि भोजन के पाचन की क्रिया
पूरी तरह से कहाँ समाप्त होता है, तो छोटी आंत में, ठीक है, कहाँ पर, छोटी आंत में, ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत का कार्य क्या है कि बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। अब आगे देखिए इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अग्नाशय में होता है, ठीक है। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय में तीन ठो क्या पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जब उसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब अभी यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, जो पॉइंट क्या होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है इसीलिए, और जो आगे में इसको पूछने का चांस रहता है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखिए कि मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो ये इंसुलिन की कमी से। देखिए मधुमेह हो गया, डायबिटीज, इसे गांव देहात में हम लोग चीनी रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज किसकी कमी से होता है, तो आपका इंसुलिन की कमी से। तो देखिए जब ये डायबिटीज रोग हो जाता है तो रोगी को क्या होता है, बार बार पेशाब होने लगता है, ठीक है। तो यही उसका लक्षण है। अब देखिए आगे क्या है कि ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, कौन सा रोग, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। जैसे ग्वाइटर में होता क्या है कि जैसे गर्दन है ना, तो गर्दन के पीछे क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसे उसी रोग को क्या कहते हैं, ग्वाइटर रोग। अब आगे देखिए आगे क्या है कि रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, तो रिकेट्स रोग देखिए, तो रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। क्या होता है, विटामिन डी के कारण। तो देखिए विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो इसका देखिए उसका स्रोत, मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से जब सुबह सुबह सूर्य उगता है और उससे बैठते हैं तो हमें विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आप सुनने होइएगा कि सुबह सुबह सूर्य के रोशनी में बैठा जाए, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो देखिए आयरन की कमी से होता है, ठीक है। ये ज़्यादा रोग महिलाओं में होता है, एनीमिया रोग, ठीक है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। अब आगे क्या है कि रक्त का द्रव्य मतलब द्रव भाग कौन है, तो आपका प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। और ठोस भाग, तो ये हो जाएगा ठोस भाग आपका रुधिर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मूत्र का निर्माण मतलब मूत्र, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, आपका ब्रिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी, इसे गुदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक, अब यही ब्रिक के और एक पॉइंट है कि ब्रिक की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखिए मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपको यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। अच्छा अब जैसे और एक पूछे क्या होगा, और एक पूछेगा कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका बिलिरुबिन के कारण। क्या होता है, बिलिरुबिन के कारण। देखिए हो गया। अब देखिए और एक बिलिरुबिन से क्वेश्चन पूछता है कि बिलिरुबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग, क्या, कौन सा रोग, पीलिया रोग होता है, ठीक है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि आगे है आपका कि आँख का रंगीन भाग, जो आँख का रंगीन भाग होता है ना, पुतली जिसे हम कहते हैं, मतलब इससे, तो वो जो उसका आँख का रंगीन भाग को क्या कहलाता है, आइरिस कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस, ठीक है। अब आंखें देखिए आगे क्या है कि आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग है, मतलब जैसे कैसे पता चलता है कि अंधेरा की रोशनी है, तो ये कम बेस, तो ये हो जाता है आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग क्या होता है, रेटिना हो जाता है, क्या होता है, रेटिना। कान का, अब नेक्स्ट है कि कान का संतुलन अंग क्या है, तो अर्धवृत्ताकार नालिकाएं, जैसे देखे होंगे तो यही है। अब आगे देखिए आगे क्या है कि स्वाद का क्या है, स्वाद का, ठीक है, स्वाद का पता लगाने वाला अंग, जिसे हम लोग तीखा है कि मीठा है या खट्टा है, इस सभी चीज़ के बारे में पता कौन लग जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जीभ, ठीक है, जीभ हो जाएगा। स्वाद की पहचान करने वाला भाग क्या है, तो स्वाद कलिका है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जीभ को 3 भागों में बांटते हैं, जब जीभ पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, ठीक है।
तो देखिए अब जीव का सबसे संवेदनशील भाग क्या है, तो अग्रभाग है। क्या है? अग्रभाग है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया कि जीव का अगर पूछेगा कि सबसे संवेदनशील भाग कौन है, तो अग्रभाग है। तो चलिए आज हम लोग का ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसी तरह हम लोग और भी आगे पॉइंट लाते रहेंगे जो देखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ई चैप्टर जो है, जब हम ये सारा पॉइंट जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे बायोलॉजी को,